नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरी इस इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप इस वैश्विक महामारी के दौरान सभी घर पे हो, सुरक्षित हो और आपका जो अध्ययन है वो निरंतर चल रहा है। तो चलिए अपन बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। अपन ने बात की थी कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के बृहत शिलालेख या मुख्य शिलालेख। दूसरे प्रकार के जो अशोक के शिलालेख हैं वो हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेखों की संख्या निश्चित नहीं है। वर्तमान तक भी देखा जाए तो अशोक के जो लघु शिलालेख हैं वो मिल रहे हैं। नवीन जो खोज हो रही हैं, नवीन जो शोध हो रहे हैं, उनमें अशोक के लघु शिलालेख मिलते हैं। अब यहाँ से अपन बात करते हैं कि अशोक के जो लघु शिलालेख हैं उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं या अशोक के कौन कौन से लघु शिलालेख महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं की चर्चा यहाँ पे अपन करते हैं। अशोक के जो लघु शिलालेख हैं वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक के मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। सबसे ज़्यादा अपन बात करते हैं तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो कर्नाटक से मिले हैं और कर्नाटक से अशोक के जो 4 शिलालेख मिले हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिला है, उनमें से 3 शिलालेख अपने को कर्नाटक से मिले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से भी अशोक का लघु शिलालेख मिला है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से अशोक का मुख्य शिलालेख भी मिला है और लघु शिलालेख भी मिला है। यहाँ पे अपन अशोक के लघु शिलालेखों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक राजस्थान से अशोक का लघु शिलालेख मिला है, भामरू शिलालेख, जो कि जयपुर के पास बेराट से मिला है। भामरू जो अशोक का शिलालेख है यह जयपुर के पास बेराट से मिला है और अशोक के जितने भी जो लघु शिलालेख हैं उनमें लेखों की अपन बात करते हैं तो अधिकतर जो लघु शिलालेख हैं उनमें लेखों की संख्या 1 है, 1-2 में 2 है। लेकिन ये जो भामरू लघु शिलालेख मिला है इसमें लेखों की संख्या ज़्यादा है। अशोक के जितने भी जो लघु शिलालेख अपने को मध्य प्रदेश, राजस्थान को छोड़ के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले हैं, उन सब की लगभग विषय वस्तु है वो सेम है। लेकिन ये जो राजस्थान से अशोक का लघु शिलालेख मिला है, भामरू शिलालेख या बेराट लघु शिलालेख, इनकी विषय वस्तु बाकी लघु शिलालेखों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे अपन बात करते हैं भामरू शिलालेख की। ये वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में है, राजस्थान में ये वर्तमान में नहीं है। राजस्थान से ये प्राप्त हुआ था लेकिन फिर इसे अंग्रेज कलकत्ता ले गए, बंगाल ले गए और वहाँ पे जो म्यूजियम है वहाँ पे ये रखा हुआ है। भामरू शिलालेख की अपन बात करते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनका विवरण मिलता है। बुद्ध, धम्म और संघ। मुख्य रूप से अपन देखें तो त्रिरत्न है वो जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म के भी जो त्रिरत्न हैं उनका उल्लेख मिलता है साहित्य में। और ये जो तीनों त्रिरत्न हैं इनका उल्लेख अशोक के कौन से लघु शिलालेख में हुआ है तो भामरू या बेराट लघु शिलालेख में
इनका विवरण मिलता है। इसके अलावा भामरू जो शिलालेख है, बेराट से जो शिलालेख अशोक का मिला है, जो कि वर्तमान में कलकत्ता म्यूजियम में है, उसमें अशोक को मगध का शासक कहा गया है। एकमात्र अशोक का ऐसा ये शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का शासक कहा है। इसमें मगधाधिराज अशोक की उपाधि मिलती है, यानी अशोक मगध का शासक था। इसके अलावा अपन बात करते हैं अशोक के 4 ऐसे लघु शिलालेख मिले हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो इसमें गुर्जरा, उदयगोलम, निट्टूर और मास्की। ये मध्य प्रदेश से मिला है। गुर्जरा जो अभिलेख है ये मध्य प्रदेश से मिला है, लघु शिलालेख है, और ये बाकी तीनों कर्नाटक से मिले हैं। इन सभी लघु शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो यहाँ से भी अच्छा प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से 4 लघु शिलालेख अशोक के मिले हैं जिनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिला है। बाकी जो जितने भी अशोक के चाहे मुख्य शिलालेख हो, लघु शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो, वहाँ पे अशोक का नाम न मिलके उसकी उपाधियाँ मिली हैं। जैसे देवानाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी राजा, इस प्रकार की उपाधियाँ अशोक की मिली हैं। बुद्ध शाक्य, कई उपाधियाँ अशोक की मिली हैं। लेकिन ये 4 ऐसे अशोक के शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है या अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता। नाम दे दिया उदयगोलम, निट्टूर, मास्की और एक और नाम दे दिया जैसे पनगुडरिया। पनगुडरिया नाम दे दिया, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? पनगुडरिया जो कि मध्य प्रदेश से मिला है ये नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि गुर्जरा है वो मध्य प्रदेश से और बाकी है वो कर्नाटक से मिले हैं। कुछ अशोक के लघु शिलालेख हैं वो बिहार से मिले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से मिले हैं, दिल्ली से भी मिले हैं, आंध्र प्रदेश से मिले हैं, कर्नाटक से मिले हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण है गुर्जरा है, उदयगोलम है, निट्टूर है, मास्की है, भामरू है। इन शिलालेखों से संबंधित एग्जाम हैं रिट में, सीटेट में या टीचर से संबंधित अन्य जो एग्ज़ाम है वहाँ पे अधिक पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं अशोक के दूसरी प्रकार के जो अभिलेख हैं उनकी अपन बात करें तो दूसरी प्रकार के अशोक के जो अभिलेख हैं वो हैं स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख भी इनके आकार के आधार पे 2 प्रकार के मिले हैं या दो भागों में इनको अपन बांट सकते हैं। एक अशोक के मुख्य स्तंभ लेख और दूसरे अशोक के लघु स्तंभ लेख। मुख्य स्तंभ लेखों से प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा पुटअप होते हैं, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है लघु स्तंभ लेखों की अपेक्षा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अशोक के मुख्य स्तंभ लेख या अशोक के बृहत स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? संख्या इनकी 7 है, जबकि ये अलग अलग 6 स्थानों से मिले हैं। संख्या कितनी है? 7 है, जबकि कितने स्थानों से मिले हैं? ये 6 स्थानों से मिले हैं। तो अशोक के जो बृहत स्तंभ लेख हैं वो कौन कौन से 6 स्थानों से मिले हैं अपन देखते हैं। पहला
दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दूसरा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, तीसरा लोरिया अरराज स्तंभ लेख, चौथा लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, पांचवा रामपुरवा स्तंभ लेख, और छठा कौशाम्बी स्तंभ लेख या प्रयाग स्तंभ लेख, या इसे ही अपन इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, उन्होंने प्रयाग का नाम इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयाग कर दिया है। तो पुरानी जो किताबें हैं उनमें इलाहाबाद भी मिल सकता है, आगे से ये प्रयाग ही मिलेगा। तो अपन इनके बारे में देखते हैं। समझने वाली बात ये है कि अशोक के बृहत स्तंभ लेखों या मुख्य स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी 7, यानी कितने लेख मिले हैं, 7 मिले हैं। जैसे ये स्तंभ बना हुआ है और इस स्तंभ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लेख लिखे हुए हैं। अब सब पे 7 नहीं है, मात्र दिल्ली टोपरा जो अशोक का मुख्य स्तंभ लेख है उसी पे 7 लेख मिलते हैं। कौन से पे? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। बाकी पे किसी पे 6 हैं, किसी पे 5 हैं, लेकिन अधिकतम जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। इसलिए अशोक के बृहत स्तंभ लेखों की संख्या कितनी मानी जाती है? 7 मानी जाती है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, अशोक का पहला स्तंभ लेख कौन सा है? दिल्ली टोपरा, जो कि मूल रूप से अशोक ने हरियाणा में लगवाया था। इससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं या अशोक के जो स्तंभ हैं, पीछे अपन ने बात की थी कि अशोक को लेख लिखवाने की या स्तंभ जो लेख हैं, स्तंभ बनवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी अशोक को? फारस से, या ईरान भी अपन कह सकते हैं। पहले फारस बोलते थे, वर्तमान में ईरान बोलते हैं। यहाँ का जो शासक था दारा की प्रेरणा से, दारा ने अपने राज्य में स्तंभ लगवाए थे, तो उसी से अशोक को ये प्रेरणा मिली थी। लेकिन इनमें एक थोड़ा सा अंतर है। दारा ने जो स्तंभ अपने राज्य में लगवाए थे वो एकाश्म नहीं है, टुकड़ों में है, पत्थरों को जोड़ के बनाए गए हैं, जबकि अशोक के जो स्तंभ हैं वो एकाश्म हैं, यानी जोड़ के नहीं, एक ही पत्थर के बने हुए हैं। पीछे अपन ने बात की थी कि जो चुनार की खाने हैं वहाँ से पत्थर निकाल के इनको तराश के बनाया गया था। इनकी जो पॉलिश है वो बड़ी ही शानदार है। वर्तमान में भी ये अच्छी चमक है वो इन पे देखने को मिलती है। इनका जो शीर्ष है, इनका ऊपरी जो भाग है, वहाँ पे विभिन्न पशुओं की आकृतियाँ मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपन देखते हैं एक चौकी बनी हुई है और उसके नीचे उल्टा कमल या घंटे की आकृति बनी हुई है। इसकी बात अपन करेंगे, इनकी विस्तार से चर्चा अपन करेंगे मौर्य कालीन जो कला है वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने बताया कि अशोक के अभिलेख हैं वो कैसे हैं, एकाश्म हैं। फारस या ईरानी शासक दारा से अशोक को ये प्रेरणा मिली थी, लेकिन फारस और भारत के जो स्तंभ लेख हैं इनमें काफ़ी अंतर है। पहला है दिल्ली टोपरा। तो यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि 7 जो लेख हैं, 7 जो लेख हैं वो कौन से स्तंभ लेख से मिलते हैं? एकमात्र दिल्ली टोपरा से।
थोड़ा सा यहाँ पे और एक बार आप देख लो दोबारा कि जितने भी जो स्तंभ लेख मिले हैं इनकी भाषा प्राकृत है, जबकि लिपि इनकी ब्राह्मी है। सभी स्तंभ लेख, मुख्य जो स्तंभ लेख मिले हैं 6, इनकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। 7 सिर्फ दिल्ली टोपरा पे मिले हैं। ये पहले मूल रूप से अशोक ने हरियाणा के टोपरा में लगवाया था, लेकिन सल्तनत काल के दौरान फिरोज तुगलक के, जो कि तुगलक वंश का शासक हुआ था, तुगलक वंश का तीसरा जो शासक था फिरोज तुगलक के, वह टोपरा से इसे उखाड़ के दिल्ली ले आया और दिल्ली में इसे स्थापित करवा दिया उसने। इस दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पे चौहान शासक के विग्रहराज चतुर्थ का लेख भी मिलता है। फिरोज तुगलक इनको टोपरा से दिल्ली लेके आया था। इसकी जानकारी सल्तनत कालीन साहित्यकार शम्से सिराज ने अपने विवरण में उपलब्ध करवाई है। दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में अशोक ने लगवाया था, लेकिन इसे भी फिरोज तुगलक मेरठ से कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। आगे अपन बात करते हैं लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये तीनों जो अशोक के मुख्य स्तंभ लेख हैं, ये बिहार के चंपारण क्षेत्र से मिले हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं इनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनता है। सिर्फ नाम आपको ध्यान में रखने हैं। लोरिया अर्राज है, लोरिया नंदनगढ़ है और रामपुरवा है। ये सभी कहाँ से मिले हैं? बिहार के चंपारण क्षेत्र से मिले हैं। अंतिम है कौशाम्बी। अशोक ने मूल रूप से यह स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थापित करवाया था, कौशाम्बी में लगवाया था, लेकिन मध्यकाल के दौरान मुगल शासक के अकबर के समय अकबर का जो बेटा था जहांगीर, वह इसे कौशाम्बी से ले आया और कौशाम्बी से लाके उसने इसे इलाहाबाद के किले में लगवा दिया। कौशाम्बी से कहाँ ले आया? इलाहाबाद। मुस्लिम काल से पहले इलाहाबाद का नाम क्या था? प्रयागराज था, इसलिए इसे प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भी इसका क्या नाम है? प्रयाग है। अकबर के समय से लेके और अपन बात करते हैं 2020 तक की, तो इस जगह का नाम इलाहाबाद रहता है। अकबर ने इसका नाम चेंज कर दिया था, प्रयागराज को इलाहाबाद बना दिया था, इसलिए कई जगह इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, या कई किताबों में इलाहाबाद स्तंभ लेख भी इसका नाम आपको मिल जाएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित कई प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले इसको मूल रूप से कहाँ लगवाया गया था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये लिखवाया गया है। उसके आधार पे ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने इसे कौशाम्बी में लगवाया था, लेकिन अकबर का जो बेटा है जहांगीर, वह इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया और अकबर ने इलाहाबाद के किले में इसे लगवा दिया। वर्तमान में वहीं पे इलाहाबाद के किले में ये अशोक का मुख्य स्तंभ लेख स्थित है। इस मुख्य स्तंभ लेख की अपन बात करें तो इस पे अशोक का मुख्य अशोक के मुख्य जो लेख हैं, स्तंभों की अपन बात कर रहे हैं, वो इस पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा इस पे अशोक का एक लघु लेख भी मिलता है। इसके अलावा अशोक की रानी का एक लेख भी इस पे मिला है, तो इसे रानी का लेख भी कहा जाता है।
इसके अलावा मुगल शासक जहांगीर का एक लेख भी इस पे मिला है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है वो है अशोक, तो हो ही गया इसमें। अशोक के अलावा अपन बात करते हैं तो अशोक की रानी का लेख भी इस पे मिलता है। इसके अलावा एक लघु लेख भी इस पे और मिला है। इसके अलावा जहांगीर का लेख भी इस पे मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण अशोक के बाद अगर ये कौशाम्बी स्तंभ लेख है तो वो किस समय बनता है? ये गुप्त शासक के समुद्रगुप्त अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख है। इस पे गुप्त शासक समुद्रगुप्त का एक लेख भी लिखा हुआ है जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त की जानकारी उपलब्ध करवाने वाला ये महत्वपूर्ण लेख है। यहाँ पे अपन देखते हैं जैसे ये स्तंभ लेख है, कौशाम्बी स्तंभ लेख, अशोक ने इस पे कुछ लेख लिखवा दिए, जगह बची हुई थी उस पे इसकी रानी ने भी एक लेख लिखवा दिया, कुछ जगह बची हुई थी उस पे अशोक ने एक लघु शिलालेख इस पे और लिखवा दिया, फिर इसमें कुछ जगह और बची हुई थी उस पे एक लेख मुगल शासक जहांगीर ने भी लिखवा दिया। लेकिन अपन देखते हैं प्राचीन काल में यहाँ पे गुप्त वंश का जो शासक है समुद्रगुप्त, उसने अपने शासनकाल के दौरान प्रयाग प्रशस्ति अपनी प्रशंसा में कुछ लेख लिखवाए थे। सबसे बड़ा लेख अपन कह सकते हैं गुप्त काल का, वो इसी स्तंभ लेख पे मिलता है। इसी स्तंभ लेख पे लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पे ही उत्कीर्ण है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। जो लेखन की काव्य शैली है, काव्य शैली में लिखा हुआ था, चंपू शैली में लिखा हुआ था। तो यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं कि अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख है वो वर्तमान में इलाहाबाद के किले में है। इसे प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं और इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। इस पे एक लघु शिलालेख भी मिला है, इस पे अशोक की रानी का लेख भी मिला है। इसके अलावा जहांगीर का एक लेख भी यहाँ से मिला है और गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखित वो भी इसी पे अंकित है। तो कौशाम्बी स्तंभ लेख से प्रश्न है वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान इस पे देना है। आगे अपन बात करते हैं अशोक की स्तंभ लेखों की। अपन ने बात की अभी अशोक के स्तंभ लेखों में, मुख्य स्तंभ लेखों की जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। और कितने स्थानों से मिले हैं? 6 स्थानों से ये मिले हैं। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और कौशाम्बी से। अब अपन अशोक के स्तंभ लेखों में बात करते हैं लघु स्तंभ लेखों की। लघु स्तंभ लेखों की न तो संख्या निश्चित है और न ही अभी तक कोई इनके स्थान हैं वो निश्चित हैं। वर्तमान में कुछ और नए स्तंभ लेख भी मिल रहे हैं या हो सकता है कि कुछ और नए स्तंभ लेख मिल जाए। अभी तक अपन देखते हैं अशोक के जो लघु स्तंभ लेख हैं उन सब की विषय वस्तु लगभग सेम है, 1 या 2 लेख। कई लघु स्तंभ लेखों पे 1 लेख है जबकि कई पे 2 लेख मिलते हैं। इनकी अपन बात करते हैं तो अशोक के लघु स्तंभ लेखों में अशोक का लघु स्तंभ लेख नेपाल में स्थित तराई में जो क्षेत्र है लुम्बिनी, वहाँ से अशोक का लघु स्तंभ लेख मिला है। इससे हमें मौर्य काल की आर्थिक जानकारी मिली है। यहाँ से जितने भी जो अभिलेख हैं वो किससे संबंधित हैं? अशोक के आदेशों से संबंधित हैं, उसकी जो आज्ञाएं हैं, उसका जो निवेदन है उनसे संबंधित है, यानी राजनीति से संबंधित है अधिकतर। लेकिन ये किससे संबंधित है? आर्थिक जानकारी उपलब्ध करवाने वाला अशोक का लघु
लघु स्तंभ लेख कौन सा है? लुम्बिनी है। ये कहाँ से मिला है? नेपाल से मिला है। इसे रुमेंदेई लघु स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जानकारी ये मिली है कि अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है और यहाँ से जो कर है धार्मिक कर को पूर्णतः समाप्त कर देता है और मौर्य काल के दौरान जो कर की दर थी 1/6 उसे घटा के 1/8 कर देता है। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बन गया कि अशोक का कौन सा स्तंभ लेख आर्थिक जानकारी उपलब्ध करवाता है या मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो कौन सा हो गया? रुमेंदेई स्तंभ लेख या लुम्बिनी स्तंभ लेख। सांची, सारनाथ, निंगलवा सागर आदि स्थानों से भी अशोक के लघु स्तंभ लेख मिले हैं। यहाँ पे आपको अधिक ध्यान देना है अशोक के लुम्बिनी या रुमेंदेई स्तंभ लेख पे ही अधिक ध्यान देना है। इसी से संबंधित ही ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सांची, सारनाथ, निंगलवा सागर जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी अशोक के लघु स्तंभ लेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों की अपन बात कर रहे थे। इसका तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो भाग है वह है गुहा लेख, जिसके बारे में पीछे थोड़ी सी अपन ने चर्चा की थी। एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं कि अशोक ने बिहार में स्थित बाराबार की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे आजीविक संप्रदाय के साधु सन्यासियों के लिए कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था। वहाँ से 4 गुफाएं मिली हैं। बाराबार क्षेत्र से कितनी गुफाएं मिली हैं? 4 मिली हैं। और उनमें 3 जो गुफाएं हैं, 3 गुफाओं से लेख मिले हैं। 3 कौन कौन सी गुफाएं हैं? सुदामा है, करण चोपड़ है और विश्व झोंपड़ी या विश्व झोंपड़ा जो गुफा है। इन गुफाओं की दीवारों से मौर्यकालीन लेख मिले हैं जो कि अशोक के शासनकाल के हैं। यहीं से एक और गुफा मिली है, लोमस ऋषि की गुफा, लेकिन इस गुफा पे कोई लेख नहीं है। अब आप पढ़ते हो अलग अलग बुकों से तो कुछ बुकों में ये जानकारी मिलेगी कि अशोक ने कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। 4 मिल जाएंगी, सुदामा, करण चोपड़, विश्व झोंपड़ी और लोमस ऋषि की गुफा। लेकिन कई किताबों में ये जानकारी मिलेगी कि अशोक ने यहाँ पे 3 ही गुफाएं बनवाई थी, सुदामा, करण चोपड़ और विश्व झोंपड़ी। जबकि चौथी जो गुफा है वो किसने बनवाई थी? लोमस ऋषि की, अशोक के पुत्र दशरथ ने। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इस पे कोई लेख नहीं है इसलिए। और कुछ किताबों में ये मिलता है कि सारी जो 4 गुफाएं हैं वो किसने बनवाई थी? तो अशोक ने। कहाँ बनवाई थी? बिहार में स्थित बाराबार की पहाड़ियों में। बाराबार की पहाड़ियों में कितनी गुफाएं मिली हैं मौर्यकालीन? 4 गुफाएं मिली हैं। लेख कितनी गुफाओं पे हैं? 3 गुफाओं पे है, सुदामा, करण चोपड़, विश्व झोंपड़ी। जबकि लोमस ऋषि की जो गुफा है उस पर किसी भी प्रकार का लेख नहीं मिला है। इसके बाद अशोक का जो पुत्र था दशरथ, ये गुफाएं किसके लिए बनवाई थी? अशोक ने आजीविक संप्रदाय के साधु सन्यासियों के लिए। ऐसे ही अशोक के पुत्र दशरथ ने भी आजीविक संप्रदाय के साधु सन्यासियों के लिए नागार्जुनी की जो पहाड़ियां हैं बिहार में, वहाँ पे कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें गोपी है, वापी है, विदित्ता है। ये गुफाएं मिली हैं। इन गुफाओं में कुछ लेख भी मिले हैं। इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे 2 बातें हैं। अशोक ने बाराबार
और दशरथ ने नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई थी। दोनों ने ही किसके लिए गुफाएं बनवाई थी? आजीविके संप्रदाय के लिए। पीछे अपन ने बात की थी कि अशोक का जो बेटा था, अशोक ने एक उपाधि धारण की थी, वही उपाधि उसके पोते ने, सॉरी बेटा बता दिया मैंने, पोते ने, दशरथ ने भी धारण की थी। वो कौन सी उपाधि थी? देवानाम प्रियदर्शी। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोबारा आप इसको देख लो। धन्यवाद दोस्तों। ये हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के जो मुख्य शिलालेख हैं उनकी विषय वस्तु के बारे में एक अलग से वीडियो अपन बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो इससे मेरा उत्साह और बढ़ेगा और मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।